इवनिंग एवरीवन। हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री का एक लंबा चौड़ा चैप्टर हम लोग लगभग कंप्लीशन की तरफ ले आए थे, जिसमें हमने बातचीत की थी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कैसे अलग अलग इलाकों में अलग अलग स्वतंत्र शासक अपने आप को स्थापित कर पाए। और जब भारत पर विदेशी व्यापार करने का टारगेट बना रहे थे, पीडीईडीएफ जो हमारा सबसे पहला चैप्टर था, उस टाइम पर इंडियन सोसाइटी के जो बड़े बड़े धुरंधर लीडर्स थे वो क्या कर रहे थे। 1707 तक तो हमें सोचना ही नहीं पड़ा कि इंडियंस क्या कर रहे थे, क्योंकि तब तक लगभग लंबे समय तक 1526 से लेकर यानी 16वीं शताब्दी से लेकर और 1707 तक तो सिर्फ एक वंश ने ही काम किया, जिसको आप भाजसा के नाम से जानते हैं, मुगलों के नाम से जानते हैं। मुगलों के रहते रहते कभी किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि कोई भारत पर राज करने का थॉट भी दिमाग में लाए, कि सोच ले कि मैं भारत पे राज करूंगा। जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, हमारे इंडियंस भी इस बात को फील कर जाते हैं कि भैया औरंगजेब के अगले वंश वाले लोग उतने ताकतवर नहीं हैं। और वहीं से एक अलग होके अलग से राजा बनने का सपना, स्वतंत्र शासक बनने का सपना अलग अलग टेरिटरी के लोग देखते हैं, जिनमें सबसे पहली आजादी की घोषणा कर देता है बंगाल प्रांत, जिसमें अपने नाम पढ़े थे कई सारे लोगों के। और बंगाल धीरे 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 नोटिस में आता है विदेशियों के। सोचो, दिल्ली में जो आदमी मेन बैठा था औरंगजेब, जो दिल्ली, लाहौर या अपने फतेहपुर सीकरी, आगरा में रहा करता था, वो तो मर गया। अब सबसे पहले इंडिपेंडेंट कौन बना? बंगाल। तो सबसे पहले नजरों में भी बंगाल आया, और बंगाल एक कामधेनु गाय थी, जिसके चलते बंगाल पे टारगेट करके अंग्रेजों ने इसको अपने लपेटे में ले लिया, जिसमें हमने पढ़ी थी प्लासी की और बक्सर की लड़ाई। बंगाल के साथ साथ ही अगर नीचे दक्षिण भारत की तरफ बात करें तो 1761 में 1757 पढ़ा था ना अपने, प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, उस बीच में 1761 में एक इंडिपेंडेंट राजा के रूप में, स्वतंत्र शासक के रूप में हैदर अली ने अपनी घोषणा कर दी कि भाई मैसूर का मैं स्वतंत्र शासक हूं, जो पुराने वंश वाले राजा हैं वो खत्म। लेकिन उसके टाइम पर भी आपने देखा कि कैसे चालाकी से अंग्रेजों ने 4 युद्ध करके, पहले में तो पिताजी जीत गए हैदर अली, दूसरे में पिताजी मारे गए, बेटे ने कमान संभाली, बराबरी पे मामला रुका। पहले में पिताजी जीते, दूसरे में लगभग 50-50, थर्ड में बेटा हार गया और बेटे की राजधानी श्रीरंगपट्टनम तक अंग्रेजी सेना घुस गई। उसके 2 बेटों को 3 करोड़ रुपए कैश न देने के एवज में पकड़ के ले गई और कहा जब तक पैसे नहीं होंगे ये बेटे बंदी रहेंगे। किसी भी राजा के लिए बेइज्जती की बात थी। और बहुत जल्दी हमने देखा चौथा युद्ध, जिसका टारगेट था खत्म कर डालना, किसको? टीपू सुल्तान को। इस तरीके से 1799 में मैसूर पर कब्जा, बंगाल पर कब्जा, मैसूर पर कब्जा। इसके बाद निजाम की अगर बात करें तो निजामों ने तो बहुत जल्दी हाथ खड़े कर दिए। निजाम एक्चुअल में बहुत जल्दी ही बने भी थे। 1724 में एक आदमी निजाम उल मुल्क, जिसका नाम चिनकिलिच खां था, इसने दिल्ली की बादशाहत में जो गड़बड़ी फैली हुई थी, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई किसी का, सैयद बंधु मैंने आपको बताए थे जो किंग मेकर्स थे, फाइनली सैयद बंधुओं को मारकर जब इसने सोचा कि भाई मुझे अच्छा पद मिलेगा, तो वो राजा जो था वो इसी पे शक करने लग गया, जो बादशाह था उत्तर मुगल काल में। ये परेशान होकर सब छोड़ छाड़ के दिल्ली से चला गया हैदराबाद, और इसने वहां 1724 में कहा कि मैं यहाँ का इंडिपेंडेंट राजा हूँ और मेरा नाम है निजाम उल मुल्क। निजाम हैदराबाद की टेरिटरी के राजा के नाम के आगे लगता था, तो निजाम उल मुल्क 1724। लेकिन जल्दी ही अंग्रेजों ने भांप लिया कि भैया ये सब जो है ना इंडिपेंडेंट बनने वाले, ये उतने लायक नहीं है। निजामों ने ज्यादा कोई लड़ाई झगड़े भी नहीं किए, कहीं भी आंगल हैदराबाद युद्ध नहीं लिखा आपकी हिस्ट्री की किसी किताब में। बहुत जल्दी से अंग्रेजों ने इनको अपने साथ जोड़ लिया और ये बहुत जल्दी सहायक संधि में कि ठीक है भैया अंग्रेज जो कहेंगे हम मान लेंगे। अगर बात करें थोड़े से ऊपर के इलाके में तो मराठे आते हैं। मराठे जो एक लंबा टाइम पीरियड देख गए। अगर एक आदमी की बात करूं तो शिवाजी महाराज ने इसको शुरू किया, छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी पदवी लेने में ही बुढ़ापे की उनकी उम्र आ गई थी, और पदवी लेने के 6 साल बाद तो एक्सपायर हो गए। 1674 में उन्होंने पदवी हासिल की और 1680 में वो डेथ हो गई। उनके बाद उनका परिवार ज्यादा फला फूला नहीं। उनका एक बेटा काबिल था, संभाजी, लेकिन किताबें ये भी बयां करती हैं कि उनके बेटे में कुछ ऐब थे, और जब उनकी डेथ हुई तो उनका बेटा पुनहाला के किले में कैद कर रखा था। खैर जो भी हो, किसी इंसान में कमी थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि बहुत ताकतवर था और अपने एरिया को संभालने का जज्बा उसमें पिता की तरह ही था। पर ये मराठों की बदकिस्मती रही कि महज 9 साल बाद 1680 से 90 से 1 साल कम था, 89 में वो औरंगजेब के लपेटे में आ गया, वहां कैद किया, फिर एक एक दिन उसको तड़पा तड़पा के 40 दिन बाद बहुत बुरे तरीके से उसकी और कवि कलश की हत्या कर दी। उस बीच में उनका एक भाई, पिता एक लेकिन माता अलग थी, उनका बेटा राजा राम
बैठा गद्दी पर। राजा राम ने कहा कि मैं गद्दी पर नहीं बैठा, मैं तो उत्तराधिकारी को गद्दी पर बैठा हुआ मानकर उसकी गद्दी का काम कर रहा हूँ। कौन उत्तराधिकारी? मेरे भाई संभाजी का बेटा शाहू। शाहू को पकड़ के ले गए थे 1689 में ही। फिर हमने देखा राजा राम काबिल नहीं थे, राजधानी चेंज कर ली उन्होंने, रायगढ़ से हटा के ले गए। बाद में हमने देखा सतारा जो था वो इम्पोर्टेंट बन गया। फिर राजा राम भी 11 साल बाद मर गए, तो उनकी पत्नी ताराबाई ने अपना अल्पायु बेटा, 4 साल का बेटा गद्दी पर बैठा दिया। नाम रखा था दादा का शिवाजी सेकंड। लेकिन 1707 में जैसे ही औरंगजेब मरा तो शाहू को, जो संभाजी का बेटा था, रिलीज कर दिया बहादुर शाह पहले वाले ने। उसके बाद वो दक्षिण भारत में गया, वहां चाची भतीजे का युद्ध हुआ। फिर चाची ने कहा चलो हम दक्षिण में रह लेंगे, तुम उत्तर में। ये ज्यादा कुछ शाहू कर नहीं पाया, क्योंकि इसके रहते रहते ही एक पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन गई, पेशवा, जो हम पढ़ रहे थे। पेशवाओं में सबसे पहला आदमी था बालाजी, जो हमने हनुमान जी के नाम पे याद किया ना, बालाजी। अगले का नाम था बाजीराव, जो बाजीराव मस्तानी वाला कैरेक्टर है। और तीसरा था बालाजी बाजीराव। हमने दो डिटेल में पढ़ लिए थे कि जो पहला था उसने 1713 से 20 तक काम किया। उसका अल्पायु बेटा, 20 साल का बेटा उसका पेशवा बन गया और अगले 20 साल तक रहा। उसकी एज सिर्फ 40 साल तक जिंदा था, बाद में मर गया, यंग एज में मर गया। 40 साल कोई बड़ी उम्र नहीं होती, लेकिन 20 साल में उसने पूरा जितने जिया, जब तक रहा तब तक हर लड़ाई में उसका एक दबदबा था। तो बालाजी पहले वाला और दूसरे वाला बाजीराव। तीसरा जो बेटा हुआ, मतलब पहले वाले का पोता जो हुआ, एक ही वंश के हैं सारे, उसका नाम दादा और पिताजी के नाम का मिक्सचर रखा गया, तो बालाजी बाजीराव। पहला बालाजी, दूसरा बाजीराव, तीसरा बालाजी बाजीराव। पहला सिर्फ 7 साल, दूसरा 20 साल, ये 21 साल। बालाजी जो ये है ना बाजीराव, दोनों के मिक्सचर वाला, ये अपने पिता जितना काबिल नहीं था, लेकिन पिताजी ने इतना काम कर दिया था, दादा ने काम कर दिया था, तो ठीक है, इनका भी काम बढ़िया चला। इनके टाइम में उत्तर भारत में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, जिसमें इन्होंने खुद नहीं गए, अपने अल्पायु बेटे को भेज दिया, और वहां उनके बेटे की हो गई डेथ। इनके एक भाई का बेटा, मतलब एक तरह से मान लीजिए इनका बेटा ना होता तो वो बैठता, लेकिन वो भी उस युद्ध में मारा गया। सदाशिव राव भाऊ और इनका खुद का बेटा विश्वास राव। कहते हैं वहां बहुत ताकतवर इनके जो खास आदमी थे, जैसे आज मोदी जी के 30 आदमी खास हैं कैबिनेट वाले, ऐसे इनके 22 आदमी खास थे, सारे मारे गए। तो इनका जो अगला वंशज था वो भी मारा गया, जो भाई का, सगे भाई का बेटा था वो भी मारा गया, और 22 सबसे कीमती खास आदमी जो जो चला रहे थे पूरे प्रशासन को, वो भी मारे गए। तो एक तरह से मराठों का बहुत बड़ा एक झटका था पानीपत का तीसरा युद्ध। और इस युद्ध में नुकसान खाने का बड़ा कारण था अपने ही लोगों की दगाबाजी। जी हाँ, मराठों में सबसे बड़ी, अपने का मतलब है जो इंडियन लोग हैं। कितनी अजीब बात है ना, मराठे लड़ने जा रहे हैं किससे? एक आदमी बाहर से आ रहा है, अहमद शाह अब्दाली, बाहर का है, अब्दाली हमारे यहाँ नहीं था। अब्दाली विदेशी है, मराठे हमारे हैं, सगे हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि इंडिया के बहुत सारे लोग अब्दाली के खेमे में खड़े हो गए, और तो और उसको यहाँ रुकने पर खाने की चिंता नहीं थी। हमारे मराठों का खाना खत्म हो गया, इसलिए हमें लड़ाई पहले करनी पड़ी, वरना हम भी पड़े रहते ग्राउंड में जाके। हम लोग भी पानीपत के में, एक तरफ हमारा टेंट पूरे और एक तरफ अब्दाली के। अब्दाली आते ही नहीं लड़ा था, दोनों टेंट आमने सामने, जैसे कुछ 100 मीटर की दूरी पर। लड़ाई पहले हमें शुरू करनी पड़ी। नवंबर में टेंट गड़े थे, पूरा दिसंबर गया, हम नहीं लड़े। जनवरी में 14 जनवरी को जब हमने देखा कि भैया राशन पानी जितना लाए थे 1.5 महीने से, सेना पड़े पड़े भी, खाली पड़ा आदमी खाना तो खाएगा ना, जिंदा है तो खाना खाएगा, चाहे लड़े चाहे ना लड़े। तो वो खाना राशन खत्म। अब आसपास के राजाओं की तरफ मदद का हाथ जब कहा कि भैया थोड़ी हेल्प कर दो, तो सब मुकर गए। और तो और ये आसपास वाले बहुत सारे अब्दाली को बोरी और कट्टे भिजवा रहे थे गेहूं के। बेटा इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है कि हम लोग इस बात को कभी समझ ही नहीं पाए कि यूनिटी में रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब्दाली इंडियन नहीं है, लेकिन यहाँ पता है क्या था, अवध का जो नवाब था वो भी मुस्लिम था, अड़ोस पड़ोस के एरिया के जो नवाब थे वो भी मुस्लिम थे। और उन लोगों ने इस लड़ाई को हिंदू मुसलमानों की लड़ाई की तरह देखा कि ये जो मराठे हैं, जो पेशवा हैं, ये तो हिंदू हैं और हम मुसलमान हैं, ये पेशवा हमारा नुकसान करेंगे, इसलिए हम इनका साथ नहीं देते। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये इंडियन है, हम सब इंडियन एक, और विदेशियों को यहाँ घुसने नहीं देंगे। उन्होंने इस चीज को ऐसे देखा कि अब्दाली तो हमारे धर्म का है और ये जो है ना मराठे, ये हिंदू हैं। यानी लोगों की बुद्धि इतनी संकीर्ण हो गई कि उन्हें समझ में नहीं आया कि विदेशी आए आपके देश में, और आपके देश में आपके एक ताकतवर देश के राजा को, कुल को हरा के चले गए, और आपके जो देश के लोग थे वो आराम से बैठे, इनफैक्ट उनकी मदद करते नजर आए। यहाँ इंडियंस में बहुत भारी भरकम कमी है। जैसे आज की डेट में जब पुरानी चीजें पढ़ते हैं तो लगता है कि इंडिया ऐसा ना होता
अगर कुछ लोगों ने गद्दारी, दगाबाजी और घटियापन ना किया होता। अगर अब्दाली दूसरे की जमीन पर लड़ने आया तो क्यों नहीं उसकी चिंता थी कि मेरी फौज क्या खाएगी? उसकी चिंता क्यों नहीं थी कि कहीं मैं चारों तरफ से घिर ना जाऊं? मैं पानीपत जा रहा हूं, पानीपत मतलब पंजाब उस जमाने का। तो उसके मन में ये डर क्यों नहीं था कि पंजाब का राजा मेरे पीछे पड़ जाएगा? उसके मन में ये डर क्यों नहीं था कि यूपी का राजा, भैया यूपी और हरियाणा की एंट्री तो बिल्कुल ये तो है नेचुरल बाउंड्री, यमुना। वो क्यों नहीं डरा कि दिल्ली से फौज मुझे मारने आ जाएगी, राजस्थान से फौज आ जाएगी, पंजाब से आ जाएगी, यूपी से, और मैं घिर जाऊंगा? मराठों को उसने क्यों अकेला महसूस किया? इसका मतलब ये कमजोरी हमारी थी ना, कि हम अगर ध्यान से देखो पानीपत से लगते एरिया हैं, पंजाब से राजा आ जाता कि मैं देखूंगा कौन मेरे देश के आदमी पे अटैक करेगा, यूपी से कोई आ जाता था कि मैं देख लूंगा कैसे बाहर के विदेशी आते हैं, दिल्ली से फौज आ जाती राजस्थान से, तो क्या अब्दाली घेर के हम लोग मार नहीं सकते थे? लेकिन हमने क्या किया, कहीं से कोई रोटी के लिए आटा की बोरी तक नहीं भिजवा पाया, और अब्दाली विदेश की जमीन से आया, और हमने, हमारे देश के गद्दारों ने, कुछ गद्दारों ने अब्दाली का इतना साथ दिया कि उसको अपनी रोटी तक की चिंता नहीं थी, और हमारे मराठे यहाँ भूख से आगे मरेंगे ये सोच के कि भैया कोई कोई मदद तो कर नहीं रहा, इसलिए लड़ना बेहतर है। लड़ाई हमने शुरू की, हमें करनी पड़ी। 14 जनवरी को भयानक लड़ाई मची, जिसमें कि बहुत बड़ा नुकसान हमने खाया। पता है क्यों? क्योंकि अब्दाली की फौज में आके ऐड हो गई हमारी इंडिया के कई राजाओं की फौज। मराठे उतने ताकतवर नहीं निकले जितना कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम। और देखो बाहर का आदमी आके हमारे ही घर के अंदर, इंडिया तो हमारा घर है, हमारे ही एक आदमी को हरा गया, और हमारे ही घर के अंदर के कुछ गद्दारों ने उसकी मदद कर दी, सेना में भी, फौज में भी, हथियारों में भी, और रोटी में भी। अगर हम चारों तरफ से सिर्फ इतना भय बना देते कि हम तुझे घेर के मारेंगे, तो बेटा विदेशी कैसे आते? और अब्दाली नहीं, ये सीख विदेशी सबको मिल गई कि इंडियंस इतने बेवकूफ हैं कि आपस में एक दूसरे की मदद भी नहीं करते, और तो और विदेशियों की मदद करते हैं। तो कहीं ना ये हमारी कमजोरी थी, हम ऐसे ही नहीं हारे। देश में इतनी बड़ी आबादी, इतने संसाधन, इतनी गज सेना, इतने घोड़ों की सेना, इतने पैदल। आप अपने आप को देखो, आपकी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा थी। ऐसा तो नहीं ना कि तब हम 10-20 थे। अगर हमारे मुकाबले अब्दाली के पूरे देश को खड़ा कर दें तो हमारी अकेलों की फौज भी उनके देश की आबादी से कई गुना ज्यादा थी। लेकिन यहाँ जब वो आया तो मुट्ठी भर फौज के साथ वो जीत गया। क्यों? क्योंकि उसको पहले से फौज की गारंटी हमारे राजाओं ने भी तो दे रखी थी ना। और इस युद्ध को उन्होंने क्या समझा, ये हिंदू मुसलमानों का युद्ध है। एक्चुअल में समझना क्या था कि ये भारत और विदेशियों का युद्ध है। अगर सारे भारत के राजा सिर्फ उत्तर भारत के भी एक हो जाते तो कैसे जीत जाता पानीपत का तीसरी लड़ाई वो अब्दाली? ये हमारी कमियां थी। और सिर्फ इतना नहीं, इसके बाद ये आदमी इस धक्के में मर जाएगा। यानी पेशवाओं का एक ताकतवर आदमी मर गया, क्योंकि वो इस चीज को एक तो ना मन पे ले लेना कि भाई हम लोग अपने देश के अंदर ही हार गए। मेरे पिताजी का कितना बड़ा नाम, इसके पिताजी याद है, बाजीराव। दिल्ली तक कांपती थी बाजीराव के नाम से। बाजीराव ने क्या कहा था कि मुगल साम्राज्य जर्जर हो चुका एक पेड़ है, आओ हम इसके तनों पे वार करते हैं, अपने आप टूट जाएगा। जो मुगलों को खत्म करने की बात सोच सकता था, उसके बेटे को विदेशी आके और उसके बेटे के बेटे को मार गए जान से। उसके सबसे इंपॉर्टेंट 22 लोगों को मार गए, और उसके भाई के बेटे को, तो सब कुछ तो खत्म कर गए। अब जैसे ये सब चीजें एक दिन में नहीं बनती ना बेटा, इन चीजों एक साख होती है, एक इज्जत होती है। आसपास की टेरिटरी में मराठों का कितना दबाव था। मराठे याद करो, निजामों से उन्होंने चौथ ले लिया था। उन्होंने आसपास के सब एरियाज पे, सिद्धियों पे, उन सब पे हमला करके नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। और अब ये विदेशियों से हार गए। मुट्ठी भर सेना लेके आए वो लोग, जिनके पास ना संसाधन थे, ना कोई बहुत बड़ी फौज थी, और न ही कोई खाने पीने का जुगाड़ था। ऐसे लोगों से हार गए। चलिए आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो टॉपिक क्या है? बालाजी बाजीराव। देखो हमने दो पढ़े थे, अब हम पेशवाओं को पढ़ रहे थे। पेशवाओं में मैंने आपको दो पेशवा पढ़ाए थे, बाप और बेटा। ये देखो, बाजीराव प्रथम, हमने जो सबसे पहले यहां से था, देखो लास्ट क्लास में था पेशवा काल में मराठा शक्ति। तो मराठा शक्ति दो पार्ट्स में, एक शिवाजी का खानदान और फिर मराठे। मराठे ताकतवर हो गए थे शाहू के सामने। शाहू कौन? संभाजी का बेटा। संभाजी कौन? शिवाजी का बेटा। शाहू वैसे तो जिंदा रहा लंबे टाइम तक, लेकिन शाहू ने कहा कि भाई मैं उतना बढ़िया नहीं काम कर पाऊंगा, आप काम कीजिए। तो फिर उन्होंने कहा वंशानुगत है, आज मैं कल मेरा बेटा, कल मेरा बेटा, ऐसे इनका वंश चला। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। बालाजी विश्वनाथ, देखो सिर्फ 7 साल रहा था ये, लेकिन 7 साल में इसने अपना बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर लिया, अपने बेटों के लिए बढ़िया काम कर गया। बाजीराव पहला आदमी जिसने दिल्ली तक पे कंट्रोल करने का पूरा काम कर लिया था, वंशानुगत हो गया था। देखो था ना, जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करेंगे, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। और सबको इसने, देखो निजाम उल मुल्क को इसने जो है परास्त कर दिया था, वो 1724 वाला।
तो ये बेटा ताकतवर था। वारणा की संधि याद है कि भाई अब के बाद जो शाहू है उसने अपने जो कजिन था उसको कहा यार कब तक लड़ेंगे, भाई ठीक है चाची के साथ मेरी नहीं निपटी, भाई तू तो मेरा ही कजिन है, एक ही तो ब्लड के हैं हम। तो वारणा की संधि में छोटे ने कहा ठीक है भाई जो तू कहेगा वही मैं कर लूंगा। ये सब हमने पढ़ लिया था। पुर्तगालियों को इसने ठीक किया, सिद्धियों को ठीक किया, सबको सीधा कर दिया था ये। ठीक है। और क्या कहा था शाहू ने इसको कि योग्य पिता का योग्य पुत्र है। ये सच में बढ़िया था बेटा। हिंदू पातशाही को आदर्श का पालन किया, हिंदुओं को भी इसने साथ लेके काम किया, बहुत बढ़िया था। अब तीसरा वंशज आ गया। आज हमें यहाँ से पढ़ना है, लास्ट क्लास में मैंने वही दो पढ़ाए थे। तीसरे का नाम है दादा और पिताजी का नाम। पहला हनुमान जी के नाम पे बालाजी, दूसरा बाजीराव मस्तानी, बाजीराव मस्तानी वाला कैरेक्टर। अब तीसरा बालाजी बाजीराव जो 21 साल राज करेंगे, 40 से 61। बाजीराव की मृत्यु, इसकी अल्पायु में ही मृत्यु हो गई, 40 साल का मर गया, 20 का गद्दी पे बैठा था। इसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव नाना साहब, तो इसका एक नाम नाना साहब भी है, एक नाना साहब इंपॉर्टेंट नाम है, पेशवा बना, जो अपने पिता के समान योग्य सैनिक और सेनापति नहीं था। ये सच्ची बात है बेटा, अगर ये उतना योग्य होता तो देखो अपने बेटे को क्यों भेजता। भाई कोई मुसीबत आएगी तो बाप आगे अड़ेगा ना। इसने क्या किया, विदेशी अब्दाली आ रहा है और इसने अपने अपने खुद के बेटे को और अपने सगे भाई के बेटे को भेज दिया और दोनों मारे गए। जैसे अपनी अगली पीढ़ी को दाव पे नहीं लगाना चाहिए ना। भाई हमारा इंडिया का इतिहास है, अगर कभी लड़ाई तो बाप, अगर बेटा बहुत जवान, ऐसा थोड़ी को 30 साल का था, बेटा था अल्पाई छोटी एज का था, तो चाचा के बेटे को कहा विश्वास राव को कि तू भी जा और ध्यान रखियो। दोनों लड़के मारे गए तो अगली पीढ़ी तो खत्म हो गई, अब फिर आगे दिक्कत आएगी। तो बालाजी बाजीराव नाना साहब से इसने कहा भाई ये उतना योग्य नहीं था। 1741 में, देखो 40 में तो बना था ये, 41 में बालाजी बाजीराव रघुजी भोसले के विरुद्ध अलीवर्दी खान, याद करो अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान आया याद, ये बंगाल के राजा थे, बंगाल के शासक, वही अलीवर्दी खान, इसकी मदद के लिए मुर्शिदाबाद गया। यानी ये जो ये बाप और बेटे के नाम से जो पोता है, ये बंगाल के अलीवर्दी खान की मदद करने गया। तो दोनों टक्कर के हो गए ना, बंगाल भी ताकतवर और ये भी ताकतवर। मुर्शिदाबाद गया और रघुजी भोसले को युद्ध में पराजित कर संधि के लिए बाध्य किया। तो अगर पूछें कि किस मराठा पेशवा ने अलीवर्दी खान जो स्वतंत्र शासक था बंगाल का, इसकी मदद की, तो तीसरे वाले ने, क्या नाम था इसका, बालाजी बाजीराव। ठीक है। 1741 में ही इसने क्या किया, मुगल बादशाह ने एक संधि के द्वारा मालवा पर मराठों के अधिकार को वैधता दे दी। यानी इसके बाप का देखो इतना दबदबा था इसके पिताजी का कि मुगल बादशाह ने कहा कि मालवा एमपी का इलाका, यूपी एमपी के जो बेल्ट है ना, इसके इलाके पे मुगल मुगल कमजोर हैं, मुगल तो बहुत कमजोर है ना, उन्होंने कहा ठीक है हमने मान्यता दे दी। तो देखो बाप और दादा का किए काम कैसे फायदे देते हैं, अधिकार को वैधता की, वैलिड है, ठीक है तुम्हारी जमीन है। 1749, अब शाहू मर जाएगा बेटा। शाहू जो 1707 में नहीं छोड़ दिया था औरंगजेब की डेथ के बाद, सोचो 7 से वो यहाँ आ गया, 7 से 17, 27, 37, 47 और 2, यानी 42 साल तक राज किया। किसने, शिवाजी के पोते ने और शंभाजी के बेटे ने। अब वो मरेगा, मरेगा तो क्या करेंगे, जो उसके कजिन है ना वो दक्षिण वाले, उनको वो कह जाएगा कि तुम संभालना, पर वो उतने लायक है नहीं। 49 को शाहू का निधन हो गया और अपनी मृत्यु के पूर्व ही उसने ताराबाई के पोते, ताराबाई कौन, इसकी चाची जिससे ये खेड़ा में लड़ा था, ताराबाई के पौत्र राजा राम द्वितीय। अब याद करो ताराबाई के पति का नाम भी राजा राम था, तो इसलिए राजा राम द्वितीय लिखा जाता है। यानी अगर ध्यान से देखें तो शिवाजी के परिवार में सब नाम रिपीट हो रहे हैं। भाई शिवाजी, शंभाजी, शंभाजी का बेटा शाहू जी, तीनों अलग अलग। शिवाजी का एक बेटा राजा राम, राजा राम के बेटे का नाम रख दिया शिवाजी सेकेंड। फिर दूसरे बेटे का नाम क्या रख दिया, ताऊ के नाम पर, शंभाजी सेकेंड। अब उसका जो पोता हुआ उनमें से कोई से का, उसका नाम क्या रख दिया, राजा राम सेकेंड। तो यानी बाप और दादा और ताऊ और इन सब के नाम ही इनके परिवार में घूमते, ये ताकतवर नहीं थे उतने। तो शाहू का निधन हो गया, उसने क्या कह दिया कि ताराबाई मेरी चाची का जो पोता है राजा राम सेकेंड, ये मेरा उत्तराधिकारी है। ऐसा क्यों किया, चाची से तो ये लड़ा था, लेकिन याद करें चाची के बेटे से बाद में चाची तो मर गई थी, मरी नहीं थी, खैर चाची थोड़ी इनएक्टिव हो गई थी। चाची के बेटे से इसने कहा था ना वारणा की संधि में कि भाई हम क्यों लड़ रहे हैं, भाई तू और हम एक ही ब्लड के हैं और हम क्यों लड़ रहे हैं, किस बात पे लड़ रहे हैं। फिर इनका जो छोटा भाई था, कजन था, वो इनके घर में रहा भी था काफी लंबे समय तक। तो इसने क्या, बेटा इसका था नहीं, इसने कहा भाई कल को मैं नहीं रहूंगा तो मेरी जो चाची का ये पोता है जो मेरे चाचा के नाम पे राजा राम सेकंड, यही मेरा उत्तराधिकारी है, यही अगला वो बनेगा हेड। 1750 में राजा राम सेकंड का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक हुआ। 49 में इसने कह दी भाई मेरी डेथ के बाद ऐसा कर देना, मर गया ये। 50 में वो एक छोटा जो लड़का था राजा राम सेकंड, इसको बना दिया। 50 में रघुजी भोसले की मध्यस्थता से राजा राम और पेशवा के बीच संगोला की संधि। अब देखो क्या हुआ, राजा राम कौन है, शिवाजी का वंशज,
जिसको बना गया शाहू। तो शाहू के जाने के बाद ना बेटा, जो अगला आदमी था, उसकी इज्जत कम की पेशवाओं ने। शाहू की इज्जत क्यों की? क्योंकि शाहू ने ही पेशवा का पद ऊंचा बनाया था। अगर शाहू से पहले देखें तो पेशवा छोटे मोटे थे, लेकिन शाहू ने क्या कहा कि मैं और मेरे तुरंत बाद पेशवा। तो शाहू गया मर, और शाहू का खुद का बेटा है नहीं, शाहू की चाची का पोता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो पेशवा जो था ना, अब इसने कहा भाई ऐसे नहीं चलेगा, अब मैं नंबर वन हूं, आपको सिर्फ हम नाम मात्र का रखेंगे। इसके लिए एक संधि की, एक जगह सिग्नेचर करवाए कि सिग्नेचर करो, अब के बाद मैं ही नंबर वन हूं। यानी शाहू जब तक था तब तक सब थे सीधे, शाहू के मरते ही पेशवाओं ने कहा अब हम हैं, तुम लोग नहीं। देखो क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संगोला की संधि किस किस के बीच हुई है? शाहू मर गया तो फिर ये राजा राम, जो किसका वंशज है, शाहू ने अपने जीते जी कहा कि कल को जब शाहू ने नहीं इसने, हाँ शाहू ने, कि कल को जब मैं मर जाऊं तो मेरी चाची का जो पोता है ना, ये बनेगा अगला छत्रपति। तो उसके मरने के बाद राजा राम जो सेकंड वाला है और पेशवा, इसके बीच संगोला की संधि हुई, जिसके अनुसार क्या हुआ, मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए और मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा वंशानुगत की अब हमारी ही फैमिली राज करेगी। सर आपको हम लोग सिर्फ एक कहने का हेड बनाएंगे, राज हमारा चलेगा। ये लिखत पढ़त में हो गया संगोला नाम के गांव में संगोला की संधि। ये किस किस के बीच हुई है? ये पेशवाओं के बीच हुई है और मराठों के छत्रपति के बीच। कौन छत्रपति है? ये राजा राम सेकेंड। तो ये नाम मात्र का है, ऐसा लिखित में हो गया और इसको बना दिया वंशानुगत, मेरा बेटा ही राज करेगा, बन गया। मराठा राजनीति का केंद्र बिंदु अब पूना हो गया। पूना क्यों? क्योंकि पेशवा पूना में रहते थे। पहले याद करो, शिवनेरी के किले में शिवाजी जन्मे, रायगढ़ उन्होंने राजधानी बनाई। जब संभाजी को मार दिया गया, उनकी पत्नी और बेटे शाहू को मुगल ले गए, तो उस टाइम पे इनका छोटा भाई राजाराम भाग गया था ना गेट अपने महल में से, और जाके सतारा बस गया था। फिर हमने पढ़ा था सतारा और इनमें आपस में ये लोग जो है लड़ते झगड़ते रहे। कोल्हापुर नई राजधानी बनी थी जो चाची ने बनाई थी। अब पेशवा जो है ना तो वो रायगढ़ में इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जगह को, ना वो शिवनेरी के किले में है उन्हीं की टेरिटरी, न ही वो सतारा में और न ही वो कोल्हापुर में, वो मेन कह रहे हैं हम पूना में। और मैंने आपको शनिवार वाड़ा बताया होगा, मूवी की शूटिंग भी हुई है, वो इन्होंने कहा हमारा गढ़ है। तो अब शाहू का परिवार पीछे हट गया कहने का, अब मेन गढ़ हो गया पेशवाओं का पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है। शाहू ने पेशवा को सैन्य और प्रशासनिक दोनों ही विषयों में सर्वोच्च सत्ता देकर पेशवाई को बालाजी बाजीराव के लिए वंशानुगत भी बना दिया। बालाजी बाजीराव तो बाप और बेटे दोनों का नाम तो पोता है। तो इसने फिर कह दिया कि हाँ ठीक है। अब सोचो, शाहू 1707 से 1749 तक है। अगर हम पेशवाओं की बात करें तो पहला 1713 से 20 तक, यानी दादा बालाजी हमारे हनुमान जी के नाम पे। फिर बाजीराव 20 साल, 1720 से 40, तो शाहू बैठा है। 40 से 61 में भी तो शाहू था, बीच में मर गया। यानी 3 पेशवा इसने लाइव देखे, एक वो जिसने इसकी मदद की, एक उसका काबिल बेटा, और तीसरा उन दोनों से कम लेकिन फिर भी ठीक ठाक बढ़िया काबिल। ताराबाई ने पेशवा को उखाड़ फेंकने, अब ताराबाई, ताराबाई को ये बात पसंद थोड़ी ना आएगी, ताराबाई तो भी जिंदा है, एक्टिव नहीं है लेकिन जिंदा है। ताराबाई ने देखा कि भाई मेरा बेटा, ये जो था, क्या नाम था इसका, राजा राम सेकंड, भाई इसका पोता था ना, तो इसने कहा मेरे पोते को पीछे करके शिवाजी की प्रॉपर्टी पे पूना में बैठ गए ये पेशवा, तो ये कोशिश करेगी उखाड़ फेंकने की। ताराबाई ने पेशवा को उखाड़ फेंकने और राजा राम पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए राजा राम को सतारा के किले में बंदी बना लिया। अब इसका पोता इसकी बात नहीं सुनता, वो कह रहा है मैंने संगोला की संधि कर ली, अब मैं नहीं मानूंगा किसी की बात, जो ये कहेंगे पेशवा वो मानूंगा। तो ताराबाई ने कहा भाई तुम किसके वंशज हो? शिवाजी के। शिवाजी इन सबके सिर पे हावी थे और तुम इनके पैर जो है तलवे चाटने लग गए। तो उसने इसको ही पकड़ के और किले में बंदी बना लिया कि तुम पीछे हटो, तुम राज के लायक नहीं हो, मैं करूंगी। लेकिन ये कर नहीं पाएगी बेटा राज। 1752 में पेशवा ने मुगल बादशाह, अब देखो ये मुगलों, पेशवा कितने इंपॉर्टेंट है, मुगल बादशाह से भी एक संधि की, जिसके अनुसार मुगल मराठों को संपूर्ण भारत में चौथ वसूल करने का अधिकार दिया। मुगलों ने मराठों को, तो ये मराठे देख रहे हो कैसे ताकतवर बन रहे हैं, ये अड़ोसी पड़ोसी सबको सीधा करते जा रहे हैं। ये मराठों ने इतनी इंपॉर्टेंस हासिल कर ली पेशवाओं ने कि मुगलों ने कहा कि ठीक है तुम चौथ वसूल लो, टैक्स, चौथ मतलब टैक्स, 1/4 टैक्स। और उसके बदले में मराठों ने क्या कहा मुगल को कि हम आपकी मदद कर देंगे जब दिक्कत आएगी। अवसर पड़ने पर मुगल बादशाह को सहायता देने का आश्वासन दिया। अब देखो हिस्ट्री कैसी होती है। एक टाइम था जब औरंगजेब के पास इतनी ताकत थी कि शिवाजी को पीछे नौकरों की लाइन में खड़ा कर दिया था,
है ना, मनसबदारों के 5,000 वाले मनसब में। आज वही मराठे इतने हावी हैं उन्हीं शिवाजी के एरिया के कि वो मुगल बादशाह को कह रहे हैं कि सारे एरिया में से जहां जहां हमें लगेगा वहां से टैक्स वसूलेंगे और बदले में अगर कभी तुझे जरूरत पड़ी तो मदद कर देंगे। ये समय का फेरा होता है बेटा। कभी क्या थे ये कि मुगल बादशाह के उसमें दरबार में जाके हाथ ऐसे करके 2,000 याद है सोने की मोहरें दी थी, और सिर्फ इसलिए कि भाई हमसे बात कर ले। लेकिन औरंगजेब ने ढंग से बात भी नहीं की थी और ऊपर से जयपुर इसमें आगरा के किले में जयपुर भवन में कैद करा दिया था। आज वहीं के लोग आए हैं और मुगल जो है कह रहा है कि ठीक है, आपको जहां से टैक्स वसूलना है वसूलिए, बस इतना कर देना मेरे ऊपर अटैक हो तो मेरी मदद कर देना। देखो समय का फेरा। इस संधि के द्वारा मराठे प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली की राजनीति से संबंधित हो गए। अब देख रहे हो मराठों की पहुंच दिल्ली तक हो गई, क्योंकि दिल्ली में बैठा है मुगल और मुगल नमस्ते करके कह रहा है चौथ आप जहां से चाहो वसूल लो, बस मेरी मदद कर देना, कल को मेरे ऊपर मुसीबत आए तो। इसका मतलब अब राजनीति में डायरेक्ट एंट्री हो गई किनकी, मराठों की या पेशवाओं की, कुछ भी कह लो। मराठे मतलब महाराष्ट्र के। और मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। ये होता है कि भैया आपका टाइम पीरियड जो है वो कितना बढ़िया चल पड़ा। तो इस राजनीति को देखो, शिवाजी मेहनत करते करते मर गए बेटा, बहुत मेहनत की, बहुत नाम कमाया, लेकिन शिवाजी ने ना वो सुख नहीं भोगा। क्योंकि शिवाजी जब छत्रपति बने उसके बाद तो 6 ही साल तो बचे थे, वो तो एक्सपायर हो गए। उनके बेटे ने देखे तो 9 साल एक जद्दोजहद में ही काट दी। आगे जाके उनका भाई राजा राम कहीं ना कहीं डरपोक थे। फिर उसके बाद देखे तो शाहू बना, लेकिन शाहू भी वो काम नहीं कर पाया। इन लोगों ने देखो कितना काम, सबसे पहले 13 से 20 में पेशवाई, फिर 20 से 40 में, 40 से 61 में। इस बीच में इनकी मजबूत पकड़ मराठों की मुगलों तक भी हो गई और पड़ोसी निजामों पर भी। तो ये इनका चरमोत्कर्ष का काल था, सबसे ऊपर तक गए लोग। यानी 3 लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं पेशवाओं में, पहला बालाजी, देन बाजीराव, देन बालाजी बाजीराव। इसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन आएगा। ठीक है। 1754 में मराठे रघुनाथ राव, अब ये एक कैरेक्टर है, ये सरदार है, के नेतृत्व में, ये वो नहीं है, पेशवा नहीं है, दिल्ली पहुंच गए और वजीर गाजीउद्दीन की सहायता करते हुए उन्होंने अहमद शाह के स्थान पर आलमगीर सेकंड को मुगल बादशाह। अब सोचो मराठे बादशाह बना रहे हैं, मुगल बादशाह मराठे बना रहे हैं, तो मराठे कितने ताकतवर हैं कि वो हेल्प कर रहे हैं कि कौन, मुगल। ये वही मुगल हैं जो कभी लाइन में भी पीछे खड़ा कर दिया था जिन्होंने। आज कौन बैठेगा कौन नहीं, वो मराठे डिसाइड कर रहे हैं। 1757 में मराठों ने रघुनाथ राव के नेतृत्व में पुनः दिल्ली पर आक्रमण किया, फिर दिल्ली पर, दिल्ली मतलब मुगलों पर, और अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीबुद्दौला को मीर बख्शी पद से हटाकर अहमद शाह बंगश को पद स्थापित किया और 1758 तक सरहिंद और लाहौर पर अधिकार। ये मराठे उठ के देखो कहाँ आ गए, ये पंजाब है बेटा और ये पाकिस्तान। यानी मराठे अपनी टेरिटरी से उठ के इतने ताकतवर बन गए, या कह लो मुगल कमजोर पड़ गए, कि ये पाकिस्तान के लाहौर, आज के पाकिस्तान, तब का तो इंडिया ही था, और पंजाब के सरहिंद तक आ गए। कहाँ महाराष्ट्र है, कहाँ पंजाब है और कहाँ पाकिस्तान का लाहौर है। इस पूरी बेल्ट पे अब इनका दबदबा बन गया, किनका, मराठों का। और इस सीरीज में 3 ही नाम याद रखना, वही बालाजी बाजीराव और बालाजी बाजीराव का। ठीक है। बाजीराव को उत्तर, बाजीराव कौन था, सेकंड वाला बाजीराव, बाजीराव मस्तानी वाला, उसको उत्तर की राजनीति में गहरी दिलचस्पी थी, तभी तो उसने कहा था कि पेड़ के उस पे वार करेंगे शाखाएं गिर जाएंगी। जबकि बालाजी बाजीराव, ये तो बेटा हो गया ना भाई, बाजीराव ये दादा, ये बेटा, ये दादा का नाम था बालाजी, बेटे का नाम था बाजीराव और पोते का नाम था बालाजी बाजीराव। तो जो पिताजी थे इनको उत्तर की राजनीति में दिलचस्पी थी, जबकि बेटे को, ये पोता हो गया अगर पहले से देखें तो, दक्कन की राजनीति में विशेष रूप से रुचि रखता था, ये साउथ में। तो बाप बेटा पोता 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। 1752 में झलकी की संधि, ये भी इंपॉर्टेंट, जैसे संगोला की संधि थी, निजाम ने, निजाम मतलब हैदराबाद ने, मराठों को बरार का आधा क्षेत्र दे दिया। तो देख रहे हो कैसे टेरिटरी ऐंठते जा रहे हैं भाई, काबिल हैं। मुगलों से कहा चौथ ले लेंगे हम, बदले में तुझे जरूरत पड़ी तो तेरी हेल्प कर देंगे, मुगल मान गए। निजामों को कहा ये वाला इलाका हमारा है, हम यहाँ से चौथ वसूलेंगे, वो भी मान गए। तो सब इनकी बात मानते जा रहे हैं, दिल्ली तक, लाहौर तक बैठ गई है। तो निजाम के साथ संधि क्या की, झलकी की, यानी संगोला की संधि भी इन्होंने की है, झलकी की संधि, पेपर में आ जाएगी संगोला की संधि, झलकी की संधि। नेक्स्ट देखना, बालाजी ने अपनी सेना में गैर मराठों को भी शामिल किया। इसका मतलब बालाजी जो था, पहला जो आदमी, वो समझदार था, उसने अपनी सेना में सिर्फ ऐसा नहीं कि मराठे मराठे, उसने अपनी सेना को बढ़िया बनाने के लिए जो अच्छा आदमी था उसको शामिल कर लिया। नादिर शाह, कौन नादिर शाह, 1739 में आया था ना नादिर शाह, ईरान से, जो आके दिल्ली पे अटैक किया और दिल्ली का जो मेन मुगल था वो भाग गया था, वो नादिर शाह की भांति अहमद शाह अब्दाली, ये दोनों ध्यान से देखो विदेशी हैं। इसने 1739 में अटैक किया, इसने 1761 में, लगातार में। अब्दाली की भारत को लूट
लूटने की इच्छा और मराठों की हिंदू पातशाही की भावना। अब ये तो चाह रहे हैं लूटना दोनों, इनका टारगेट था लूट के जितना हो सके अपना माल भर के ले आओ, हमें कौन सा बसना है, बसने नहीं आए थे। और हमारे वालों को इच्छा क्या थी, इनकी तो ये मराठों की थी कि हम हिंदुत्व का झंडा कायम करें। अब हिंदुत्व के झंडे से आपके देश के ही कुछ लोग गद्दार जो थे चिढ़ रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था नहीं हिंदुत्व नहीं होना चाहिए। पातशाही की भावना के चलते दिल्ली पर प्रभाव स्थापित करने की चाह ने पानीपत का तीसरा युद्ध करवाया। यानी एक तरफ हिंदू और एक तरफ इनकी लूट, और इनकी लूट में मदद करने वाले आप ही के देश के कुछ मुसलमान। ठीक है, 1761। अब रुहेला सरदार था, रुहेला सरदार, नाम देखो इसका क्या है, नजीब उद्दौला तथा अवध का नवाब। अब इस चीज से पकड़ो ना, नजीब उद्दौला नाम दिख रहा है ना, मुस्लिम है, वो देखो अवध के नवाब शुजाउद्दौला। नवाब शब्द हम उसमें थोड़ी ना लगाते, नवाब कौन लोग थे, जो मध्यकाल में बाहर से आके अटैकर्स ने फिर इंडिया को अपना मान लिया, वो या तो सुल्तान थे या तो वो बादशाह थे, और छोटे एरिया के तो नवाब थे। नवाब मतलब छोटे एरिया का एक तरह से किंग टाइप मान लो। तो दो नवाब हैं, एक अवध का और एक रुहेलखंड, यूपी का इलाका है बेटा, अवध और रुहेलखंड। यानी इन दो छोटी टेरिटरीज के मालिकों ने किसकी मदद की पढ़ते हैं, अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। अभी मैंने आपको क्या कहा था, आपके इंडियंस ही अपनों के साथ नहीं थे। इन्होंने क्या सोचा इस लड़ाई को कि ये लड़ाई हिंदू और मुसलमानों की है। तो नवाब शुजाउद्दौला ने, कहाँ का था, अवध का, और रुहेलखंड का कौन था, नजीबुद्दौला। इन दोनों ने किसका साथ दिया, विदेशी अब्दाली का। ना उसको खाने की चिंता थी, ना उसको फौज की चिंता थी, ना उसको कोई भी किसी तरह की मेंटल टेंशन। और हमारे ही इस देश के मराठों को फौज की भी चिंता थी, मदद नहीं कर रहे थे अड़ोसी पड़ोसी, ना खाने का जुगाड़ था। महाराष्ट्र से चावल और गेहूं कितने ढोएंगे, एक तो ये हो ना कि जहां लड़ रहे उसके आसपास से आ गए, एक ये कि 3 महीने लगेंगे, पैदल जाने का रास्ता था ना सारा। इस युद्ध में पेशवा बालाजी बाजीराव, ये बाप और बेटे का नाम यानी पोता है ये, ने अपने, अब इसकी गलती देखो, नाबालिग बेटे विश्वास राव को, अब एक पेशवा जिसके बाप और दादा दिल्ली तक जिनका दबदबा था, उसकी ड्यूटी क्या बनती थी, कायदे से अपने आप जाता, बेटे को तो पीछे रखते हैं ना बेटा, जो वैसे भी अल्पायु छोटी एज का है, इसने अपने नाबालिग यानी 18 से कम साल का लड़का कि जा तू लड़किया, एक मेच्योरिटी भी तो होती है, क्विक डिसीजन भी तो होता है, वो नहीं था। तो इसने अपने नाबालिग बेटे विश्वास राव, इसके नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना, सेना भी गवा दी, सब मर गए, भेजी। वास्तविक सेनापति उसका चचेरा भाई, इसका चचेरा भाई मतलब इसके भाई का बेटा सदाशिव राव भाऊ था। दोनों बेटे गए इसके, इसका खुद का बेटा भी और उसका कजन भी। मराठा फौज की यूरोपीय ढंग से संगठित पैदल और तोप खाने की टुकड़ी का नेतृत्व इब्राहिम खां गार्दी ने किया। तो ये इब्राहिम खां गार्दी इंपॉर्टेंट आदमी था। ठीक है, 14 जनवरी, सेना पहुंच गई थी नवंबर, लेकिन लड़ाई हमने की जनवरी। हम बैठे रहे आराम से, जब हमारा खाना पीना खत्म हुआ तो हमें लगा यार कोई मदद तो करेगा नहीं, आगे जाके फिर भूख से कैसे पीड़ित सेना कितने दिन लड़ेगा कोई भूखा। और जबकि अब्दाली को कोई चिंता, अब्दाली भी तो सेम टाइम पे आया ना, उसकी चिंता होनी चाहिए थी ना, यहाँ से भाग जाऊं मैं तो घिर जाऊंगा, मेरा खाना खत्म होगा, उसको कोई चिंता नहीं, उसको घिरने का डर ही नहीं था ना उसको खाने की चिंता। हमें डर था कि हमारा खाना खत्म होगा तो हम क्या करेंगे। अब देखो, 14 जनवरी 1761 मराठों ने आक्रमण आरंभ किया, पहल हमें करनी पड़ी। पेशवा का बेटा विश्वास राव, जो वो 18 से कम का था, जसवंत राव, ये सारे बड़े बड़े नाम है, सदाशिव राव भाऊ जो उसके चाचा का बेटा था, तुंगकोजी सिंधिया और अन्य अनगिनत मराठा सेनापति करीब 28,000 सैनिकों के साथ मारे गए। ये बेटा एक एक सैनिक बहुत मेहनत से तैयार होता है, तो तुम सोचो हमारे देश के अंदर विदेशी आया, उसके कम लोग मरे और हमारे ज्यादा लोग मरे, क्योंकि उसका साथ देने के लिए आधे हमारे ही खड़े हो गए थे। 28,000 सैनिक की टुकड़ी बनाने में कितने साल लगेंगे। और ये कहते हैं जब चिट्ठी लिखी गई ना वहां से कि भाई ये नुकसान हो गया, तो वहां लिखा गया कि मराठों के दो सबसे कीमती रत्न मतलब सदाशिव राव और विश्वास राव, और 22 कुछ इस तरह लिखा था आभूषण या कुछ इस तरह का शब्द यूज किया था, इसका मतलब था इतने। और बोले चांदी और सोने का तो पूछो ही मत, मतलब कितने काबिल काबिल मराठा हमारे खत्म हो गए। ऐसी भाषा में लिखा है, ऐसे कोड लैंग्वेज थी ये कि हमने ये सब गवा दिया। 28,000 सैनिक बहुत ज्यादा हो जाते हैं बेटा, इतने लोग मारे गए। अब अगला आदमी, क्योंकि वो तो मर गया 1761 में, इस दुख से फिर मर गया, जो दादा और पिताजी का नाम था ना बालाजी बाजीराव, मर गया। 61वीं लड़ाई हुई, नुकसान खाया,
जनवरी में, और फिर वो कुछ दिन बाद ही मर गए। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार से क्षुब्ध थे, दुखी थे। बालाजी, कौन सा बालाजी? बालाजी बाजीराव की अकस्मात मृत्यु हो गई जून 1761। जनवरी में लड़ाई हुई थी, 4-5 महीने पकड़े, उसको टेंशन कह लो, स्ट्रेस कह लो, डिप्रेशन कह लो, मर गए वो। 1761 के बाद उनका बेटा माधवराव प्रथम पेशवा बना। अब ये उनका दूसरा बेटा है। हमारे ना बेटा हिंदुओं में एक ट्रेंड था, जैसे सबसे ज्यादा लगाव ना बाप को हमेशा अपने बड़े बेटे से होता था, कि भाई मेरा ये बेटा ही मेरा योग्य उत्तराधिकारी है, और उसको लगता था सबसे काबिल भी यही है। अपने उस बेटे के ही कारण उसने युद्ध में भेज दिया था कि वो काबिल था, लेकिन वो तो मर गया। अब जो बेटा बना है माधवराव, ठीक है, ये फोर्थ है। अब बस इनकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। पेशवा परिवार के सबसे बड़े जिम्मेदार सदस्य उसके चाचा रघुनाथ राव को उसका रीजेंट बनाया गया। अब पेशवाओं के खानदान के सब बड़े बड़े लोग खत्म हो गए। बालाजी भी चल बसे, बाजीराव भी चल बसे, बालाजी बाजीराव भी मर गए। अब जो बैठा है गद्दी पर वो उनका छोटा बेटा है माधवराव। अब माधवराव यंग है, विश्वासराव तो मर गया, तो अब कहा भाई किसको इसका हेड तो हो, कैसे संभालेगा बच्चा? तो फिर उसके चाचा थे जो सबसे बड़ी उम्र के थे, यानी बालाजी बाजीराव का कजिन, ये कहा कि ठीक है तुम मदद कर देना। ठीक है, चाचा रघुनाथ राव ये है उसका रीजन, कि भैया आप इसके मेन हेड गार्जियन बन जाओ। माधव राव ने, यही माधव राव पेशवा परिवार का जो ये लड़का था ना, ये रहा देखो माधव राव, ये रहा माधव राव प्रथम है ये। अब देखो 61 से 72, 11 साल इसने राज किया। इससे पिछले वाला 21 साल, 20 साल, वो 7 साल में मर गया, वरना पहले वाला तो और टिकता। तो अब मरने के बाद राज मिला था, और इसका राज ज्यादा लंबा भी नहीं, जबकि तो छोटा भी था। क्या हुआ, माधवराव ने 1763 में निजाम को, निजाम जो पड़ोस का हैदराबाद का, 1771 में मैसूर के हैदर अली को, रुहेलों को हराकर, अभी देखो पुरानी टीम काम कर पा रही है थोड़ा थोड़ा, राजपूत राज्यों राजस्थान और जाटों को पराजित कर उत्तर भारत पर अपने अधिकार का फिर से दावा किया। अब इसने ये दिखाया कि भाई देखो मेरे पिताजी, मेरे दादा, मेरे परदादा का एक नाम था, और बेशक हम हार गए। कौन सा युद्ध हार गए थे? ये पानीपत का। तो एक चारों तरफ बेइज्जती तो होती है ना, कि भैया ये हार गए युद्ध में। अब इस लड़के के सामने चैलेंज था कि मुझे इन सब पे वापस से दबदबा बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बाप ने, दादा ने, परदादा ने जो किया, मुझे दिखाना पड़ेगा कि हम कमजोर नहीं हैं। 28,000 सैनिक मर गए, सदाशिव राव भाऊ मर गया, विश्वास राव मर गया, लेकिन फिर भी हम ताकतवर हैं। तो इसके लिए इसने क्या किया, देखो स्टेप क्या लिया। इसने निजाम को, पड़ोसी हैदराबाद को, मैसूर के हैदर अली को, रुहेल, रुहेल याद है आपको, शुजाउद्दौला था ना, और वो क्या नाम था उसका, नजीबुद्दौला, जिन्होंने मदद की थी अब्दाली की, उसको हराकर, राजपूत राज्यों और जाटों को पराजित कर, दोबारा से इसने दावा किया कि हमें कमजोर मत समझो, वो तो तुमने, कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, वरना हम लोग बहुत काबिल थे, ऐसा दावा किया। 1763 में माधवराव प्रथम और निजाम के बीच राक्षसी भुवन की संधि हुई। अब निजाम जो है वो, और ये जैसे पहले भी तो संधि हुई थी, उन्होंने कहा था ठीक है तुम इस इलाके में चौथ वसूल लेना, दोबारा से संधि हुई। 1771 में मराठा सरदार था महादजी सिंधिया, ये पेशवा नहीं है, सरदार है, छोटी पोस्ट, ने निर्वासित मुगल बादशाह शाह आलम, ये आलम है, को दिल्ली की गद्दी पर पुनः स्थापित कर बादशाह को अपना पेंशन भोगी बना लिया। यानी मराठा सरदार चालाक है एक। इसने क्या किया, इसने दिल्ली से जो भाग गया था ना एक, कि भैया अपना सब छोड़ छाड़ के, उसको वापस लाया कि सर आप क्यों, कहाँ भाग रहे हो सर, आप दिल्ली में बैठो, हम मदद करेंगे। तो इसने दिल्ली में दोबारा से बैठा दिया, किसको, शाह आलम को, और कहा कि आप ना चिंता ना करो, बैठे रहो, हम आपको पेंशन देंगे, आपके खर्चे भी हम उठा लेंगे। तो एक तरह से मराठा दिल्ली पे वापस से अपना धीरे धीरे करके कोशिश कर रहे हैं आने की। 1772 में माधवराव की अकाल, अब देखो ये भी मर गया। तो ध्यान से देखे ना बेटा, तो इनकी कई चीजें नुकसान में जा रही हैं तीसरे वाले के बाद। तीसरे वाला कौन था, बालाजी बाजीराव, उसका बड़ा बेटा कौन था, विश्वास राव, जो मर गया। उसके भाई का बेटा कौन था, सदाशिव राव, सदाशिव राव भाऊ मर गया। माधवराव बना है। माधवराव ने सब पे को दिखाया कि हमें कमजोर मत समझो, जाटों को भी, रुहेलों को भी, सबको। लेकिन अब उसको टीबी हो गया, ये किस्मत की बात है, ये टीबी से मर गया, टीबी से वो खांसते खांसते चला गया, क्षय रोग से मृत्यु हो गई, और मराठा राज्य पुनः गहरे संकट में। संकट तो आए गई, क्योंकि अब जैसे ये माधवराव कब बना था, जब वो मर गया था, यंग था ना इसका भाई विश्वास राव, तो विश्वास राव यंग है, ये उससे छोटा है, तो ये भी तो यंग ही है, अभी काम जमाया भी नहीं था, उससे पहले बीमारी पकड़ गई। तो कई बार ऐसा होता है कि किस्मत साथ नहीं देती, अब इसकी किस्मत साथ नहीं दे रही, यंग एज में चला गया। अब क्या हुआ, अब आया माधव राव नारायण, वो क्या था, माधव राव, यानी बालाजी, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, माधव राव। अब माधव राव के आगे नारायण और लगा देना, ठीक है। ये देखो ये थोड़ा टिकेगा, 74 से 96 तक इसने क्या किया, पेशवा नारायण राव की हत्या के बाद, अब इनके बीच में एक दो और आ गए हैं, एक दो और कैसे आ गए, देखो 74 लिखा था ना, देखो जरा, ये 74 तक नहीं था,
ये देखो 72। इस बीच में 2 साल के लिए कमजोर पेशवा भी बने, तो धीरे धीरे अब ये भी डिक्लाइनिंग मोड पे आ गए। ठीक है, 74 में जो बना, इसने क्या किया है पढ़े। तो कोई पेशवा बीच में आया था, नारायण राव। इसकी हत्या के बाद बार भाई परिषद ने, के बाद आना था, एक परिषद थी ये, उसने उसके पुत्र माधव राव नारायण को पेशवा घोषित किया। इसका मतलब अब इनके घर में थोड़ा सा कलह कलेश अंदर ही अंदर चल पड़ा, मर्डर होने लग गए। नाना फडणवीस के अंतर्गत एक काउंसिल ऑफ रीजेंसी का गठन किया गया। अब ये ना फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि भाई ये राजा बना दो, काम ये इस तरह की काउंसिल करेगी। अब यहाँ कलेश स्टार्ट हो गया। पहला आंग्ल मराठा युद्ध। अब अंग्रेजों ने भाप लिया कि घर कमजोर हो गया अंदर से। देखो पेशवा जब तक थे तब तक अंग्रेज ज्यादा नहीं आए। अब जब पेशवा कमजोर होने लगे तो अंग्रेजों ने देखा कि भैया इन पे भी तो अटैक किया जा सकता है। और 1775 में, क्योंकि ये देखो 74 में बना था ना, ये देखो 75 में अंग्रेज आ गए कि भैया ये तो इंटरनली तो कमजोर है, इनमें तो ताकत है ही नहीं। जब तक बालाजी था, बाजीराव था, बालाजी बाजीराव था, माधवराव था, ये नहीं आए। लेकिन उसकी डेथ के तुरंत बाद 1-2 सालों में ही अंग्रेजों ने देखा इनके घर में कलेश है, तो बस वहीं एंट्री कर दी। जहां जहां कलेश होता था ना इंटरनल, वहां ये फायदा उठाते थे। तो 75 में आ गए लड़ने। ये देखो ये रहा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध माधवराव नारायण के शासनकाल में हुआ। ये कमजोर है तो आंग्ल आ गए। अब है बाजीराव सेकंड। अब धीरे धीरे करके ना ये डिक्लाइन होंगे बेटा, नीचे की तरफ आएंगे। बाजीराव पहला कौन था? बाजीराव जो मस्तानी वाला कैरेक्टर, बालाजी का बेटा। अब ये सेकंड है, ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। माधव नारायण की मृत्यु के बाद रघुनाथ राव राघोबा का बेटा बाजीराव सेकंड पेशवा बना। अब इनका वंश तो है, लेकिन अब ये चाचा ताऊओं के बेटे हैं, बड़े बड़े बेटे तो मार दिए गए। 1802 फिर से अंग्रेज आ गए। बसीन की संधि के तहत पेशवा द्वारा सहायक संधि स्वीकार करने से मराठा अधिकारियों में मतभेद। अब सोचो ये इतने कमजोर हो गए पेशवा कि ये अंग्रेजों की संधि मानने को मजबूर हैं। ये अंग्रेज देखा कैसे फायदा उठाते थे। जब घर में इंटरनल कलह कलेश ज्यादा होता था ना, तो यहाँ जाके ये लड़वा के इनको आपस में उत्तराधिकार के नाम पे और फिर इनसे संधियां करते थे। जब तक पेशवा ताकतवर थे अंग्रेजों ने नजर नहीं उठाई। ऐसा नहीं कि अंग्रेज थे नहीं, लेकिन वो देख रहे थे कि भैया यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। जैसे ही पेशवा अंदर से कमजोर हुए, इन्होंने लगातार 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 युद्ध किए थे। 3 आंग्ल मराठा युद्ध। पहला 1775 में, दूसरा 1802 में और तीसरा 1817 में। लगातार पेशवाओं का एक था ना गिरने का ग्राफ, नीचे की तरफ आ गया था। तो अब क्या हो गया, मराठे अब इतने कमजोर हैं कि इन्होंने अंग्रेजों की सहायक संधि मान ली कि आपका एक आदमी हमारे यहाँ रहेगा, आप जो कहोगे हम वैसा करेंगे। तो सोचो कितना कमजोर हो गए कितने कम टाइम में। आंग्ल मराठा संघर्ष आज नहीं पढ़ाऊंगी, ये डिटेल में है, ये कल पढ़ाऊंगी बेटा। ठीक है, तो हमने आज ये देख लिए कि कौन कौन से पेशवा ज्यादा काबिल थे। तो पेशवा में मेनली 4 का नाम लिया जाता है। पहला बालाजी, देन बाजीराव, देन बालाजी बाजीराव और माधवराव। इसके बाद तो लगातार वो, पहला कैसे मरा 7 साल बाद, दूसरा 20 साल बाद, तीसरा 21 साल बाद। 1761 में पानीपत के युद्ध के बाद धीरे धीरे इनके घर परिवार में एक टेंशन बढ़ने लग गई। वो दुख में मर गया। फिर माधवराव जो बना, वो भी उसने कोशिश तो की, जाटों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, सबसे, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमजोरी थी जो अंदर से बाहर दिखाई देने लगी। और उसके बाद फिर उसको भी टीबी हो गया, किस्मत की मार थी। आगे जाके फिर 2 साल तो बहुत बुरा हाल रहा। इस बीच में अंग्रेजों ने भांप लिया कि ये कमजोर हैं और अंग्रेजों ने इनके साथ लड़ाई झगड़े स्टार्ट कर दिए। तो 3 युद्ध हुए आंग्ल मराठा युद्ध। संगोला की संधि इंपॉर्टेंट है और बसीन की संधि इंपॉर्टेंट है। 2-3 संधियां हैं जो ज्यादा ध्यान से पढ़ लेना, उसको डबल टिक करके इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक है, तो आज हमने मराठे और पेशवा कंप्लीट कर लिए। अभी लेकिन 1-2 दिन और लगेगा क्योंकि इनका प्रशासन पढ़ना है। ये इतने लंबे कैसे टिके, क्या बढ़िया इनके पास था। तो इनका प्रशासन, इनकी न्याय व्यवस्था, इनका प्रांतीय प्रशासन, इनके जैसे ये पाटिल थे, देश पांडे थे, देशमुख थे, कुलकर्णी थे, ये क्या काम करते थे। और इसके अलावा इनका न्याय का तरीका कैसा था, इनके मेन मेन आदमी कौन थे। भाई इतने दिन तक अगर टिके हैं, जो अंग्रेज भी थोड़ा पीछे रहे तो कोई तो कारण होगा। तो वो 2 दिन की क्लास और रह गई है, फिर हमारे ये टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट होगा। अब इसके बाद ना टॉपिक्स धीरे धीरे आसान आएंगे। आसान मतलब जिसके बारे में आपको नॉलेज है। ये थोड़े से आपको कॉम्प्लेक्स लगेंगे क्योंकि ये नोट्स बनाने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, तब याद होंगे। भाई संगोला की संधि बिना पढ़े कैसे आएगी, तो वो इंपॉर्टेंट करके लिख लेना कि भाई किस किस के बीच में हुई, या वारणा की संधि क्या थी, या जो ये पेशवा है इनका फैमिली ट्री कहाँ तक चला, उसके बाद कैसे कैसे कमजोरी आई। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्ध और मराठों का काम करने का तरीका। कल कोशिश करेंगे, अगर कल खत्म नहीं हुआ तो कोई नहीं, परसों क्लास खत्म हो जाएगी। लेकिन ये चैप्टर बेटा टफ था, ये सब बच्चों को टफ लगता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये सारे तुम्हें अब दिमाग में फ्री हो गए होंगे कि भाई कैसे बंगाल पे कब्जे हुए, कैसे मैसूर पर, कैसे वो रणजीत सिंह जी थे, कैसे मराठे थे। और ऐसा बेटा इतनी ताकतवर व्यवस्थाओं को खत्म करके और फिर अंग्रेज यहाँ पर हावी हो गए और फिर 200 साल तक अंग्रेज यहाँ राज करेंगे। चलो
ठीक है, लिख रहे हैं वीडियो बहुत रुक कर चल रही है। बेटा आपकी एक दो की दिक्कत है ये शायद। हाँ, ये वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है बेटा, और ये टफ भी लगता है क्योंकि इसकी कहानियां ना कहानियों की तरह टीचर्स भी नहीं पढ़ाते, बच्चे भी नहीं समझते। कहानियां समझ ली तो अब तुम्हें ये किताब से पढ़ने में आसान आएगा। निधि ने कुछ पूछा था क्या, देखना प्लीज रिप्लाई, मैम कह रही है, मुझे ऊपर से मैंने देखा नहीं। निधि का कहीं कोई मैसेज हो तो देख लेना। हाँ ठीक है बेटा, पॉलिटी की क्लास मैं करा दूंगी, मैं करा दूंगी पॉलिटी की क्लास बाद में। ठीक है, पहले ये अच्छे ढंग से कर लो। देखो ये ऐसा पढ़ना इस मॉडर्न इंडिया को कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए, तुम किसी भी किताब से पढ़ो, तुम्हें वो क्लियर हो। ये कहानियां बहुत डिटेल से आती होंगी ना, फिर तुम्हें आसान लगेगा। अब जब तुम संगोला की संधि को 2 लाइन में लिख लोगे ना, तो तुम चाहे 4 महीने बाद उठा के पढ़ना, तुम्हें याद आएगा कि हाँ हाँ ये कहानी मैम ने बताई थी। भाई झलकी की संधि, वारना की संधि, ये सब पढ़नी पड़ेंगी। सीधे रटोगे किसी किताब को उठा के तो याद ही नहीं होगा। कैसे कैसे इनका फैमिली ट्री देखो, पहले ऊपर गया फिर नीचे की तरफ आया, शिवाजी का, फिर ऐसे ही इनका ऊपर गया अब नीचे की तरफ। अब इन दोनों पे हावी कौन होंगे, जब अंग्रेज लड़ेंगे तो आंग्ल मराठा युद्ध होंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो गुड नाइट, अब कल पढ़ेंगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। गुड नाइट।